न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस को देखा कि आखिर आपका CSIR नेट JRF केमिकल साइंस का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग RJ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट हम लोगों ने किया था न्यूक्लियर साइंस से और साइंस की फिर आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस भी देखी। फिर हम लोगों ने सीखा किस तरीके से आप लोग अपने न्यूक्लियर क्लासिफिकेशन करते हैं और हम लोगों ने 2 बेसिस के ऊपर उसको क्लासीफाई करना सीखा। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है, यानी कि आपकी जो न्यूक्लियस है उसकी स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 3 of न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर न्यूक्लियर का साइज क्या होता है, उसकी आपने एप्लीकेशंस देखी थी, फिर आपने देखा कि आखिर किस तरीके से आप लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है, किन किन फैक्टर के ऊपर आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, CSIR नेट के अंदर भी आते हैं, गेट के अंदर भी आते हैं और आपके IIT जैम के अंदर भी आते हैं। अभी आपका चल रहा है बेसिक्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट एग्जाम के अंदर, क्योंकि उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो पता होना चाहिए। उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी यूनिट कन्वर्जन आएंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन भी कराऊंगा जिनको आपको एज सच याद करना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है आज की हेडिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनको आप लोग क्या बोलते हो? न्यूक्लियॉन्स बोलते हो। एंड दीज न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्स दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ दीज फोर्स इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power -15 मीटर। आपने जब पढ़ा था कि आखिर आपके पास न्यूक्लियर साइज होता है, वो साइज क्या होता है, तो आपने वहां पर देखा था कि 10 raised to the power -13 सेंटीमीटर की रेंज का आपके पास क्या होता है, उसका साइज होता है। यानी कि जो आपके पास होता है न्यूक्लियर फोर्स, इसकी रेंज भी क्या होने वाली है, बहुत शॉर्ट होने वाली है। और न्यूक्लियस के साइज की इसकी क्या होगी, रेंज होगी, यानी कि 10 raised to the power -15 मीटर का होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग किसी एटम के न्यूक्लियस से बाहर निकल जाओगे उसके बाद आपको न्यूक्लियस फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास क्लासिकल स्केल के ऊपर कोई 2 पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उनके बीच में आपको कोई भी न्यूक्लियर फोर्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास काफी ज्यादा होता है। ये आपको क्या रखना है, शॉर्ट रेंज रखना है। क्या रखना है आपको? 10 raised to the power -15 का रखना है। और इतने छोटा आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस ही होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही आपको न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है। ये कैसे बनता है, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग अभी याद रखो कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या होती है। यहां से आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी रेंज क्या होती है। दिस फोर्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकॉज न्यूट्रॉन डज नॉट कैरी एनी चार्ज। आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आपके पास न्यूट्रॉन है, आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, उनके बीच आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास एक चार्ज नहीं है, आपके पास क्या न्यूट्रल है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती। आपके पास वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर। मैं आपको बोल चुका हूं कि 3 फैक्टर के ऊपर यहां पर डिपेंड करेगा। और सबसे पहला यहां पर क्या लिखा हुआ है, मास डिफेक्ट लिखा हुआ है। तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तीनों के ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज ऑलवेज लेस देन कंबाइंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्म्ड। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास होता है हीलियम का एटम जिसके पास जो होता है एटॉमिक मास यहां पे क्या होता है, 4 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पास क्या होते हैं, 2 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन पास क्या होता है, 2 होते हैं। अगर मैं यहां पर इन 2 न्यूट्रॉन का मास ऐड करूंगा इस प्रोटॉन के साथ, यानी कि मैं इन दोनों न्यूट्रॉन का और इन दोनों प्रोटॉन का मास को ऐड करूंगा, अगर आपके पास वो M1 निकल कर आता है, उसके बाद आप लोग इस हीलियम एटम के न्यूक्लियस के मास को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हो और अगर वो आपके पास M2 निकल कर आता है, तो आपके पास M2 जो होता है वो हमेशा क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है M1 से। और यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज ऑलवेज लेस देन कंबाइंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्म्ड। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट के ऊपर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं बताऊंगा, और ये कैसे आपके पास मास कम हुआ वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग समझ लीजिए दैट ग्रेटर द मास डिफेक्ट ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होता है उतने आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, स्टेबिलिटी होने वाली है। लेट्स से वी हैव एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z एंड एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू A। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, Z हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, A माइनस का Z हो जाएंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा पास, Z इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस का A माइनस का Z इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन है आपके पास यहाँ पर क्या है, Z प्रोटॉन है, एक का मास क्या है, MP मैंने यहाँ पर मान लिया। और MP आपके पास क्या होता है, 1.00815 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और आपको प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास याद करना
रखना है, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो आपको क्वेश्चन के अंदर देकर रखेगा, पर हो सकता है कि अगर ना दे तो आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज को याद रखना है कि प्रोटॉन का मास क्या होता है आपके पास, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। न्यूट्रॉन का पास क्या होता है 1.00899 एटॉमिक मास यूनिट। आप लोग इसको याद रखें एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। इसको आप लोग बाद में किलोग्राम के अंदर भी चेंज कर सकते हो, बाद में आप लोग इसको किसी के अंदर भी चेंज कर सकते हो। इफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू m, जिसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटेड थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मास कैसे निकालते हो, आप लोग निकालते हो थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कैसे निकालते हो उसकी बात करें हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। लेकिन अगर आपने जो वहां से मास निकाला है, अगर आपके पास यहाँ पर m निकल कर आ गया, तो ये जो आपके पास m होने वाला है ये इस मास से हमेशा क्या होगा, कम होगा। और इनके डिफरेंस को आप लोग क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट बोलते हो। देन मास डिफेक्ट विल बी इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, प्रेडिक्टेड मास। आप लोग क्या कह सकते हैं, इसके अंदर इतने प्रोटॉन है, आपके पास इतने प्रोटॉन है, इतने आपके पास क्या न्यूट्रॉन है, तो उनके मास को मैं ऐड करूंगा तो आपके पास उसका मास निकल जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आपके पास वो कम होता है, और यानी कि आपके पास जो मास होगा एक्चुअल मास क्या होगा, वापस कम होगा। और इनके डिफरेंस को आप लोग क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट बोलते हो। इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर ऐसा याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हीलियम द मेजर्ड मास फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमीटर इज 4.0026 AMU, देयरफॉर मास डिफेक्ट विल बी। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की नोटेशन को देखकर। आपको Z पता होगा, A पता होगा, तो आपको A माइनस Z पता होगा। आपको मास ऑफ प्रोटॉन पता है, आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो थ्योरेटिकली, और इसको आप लोग निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर कितना निकला था, 4.0026 निकला था। आपने क्या किया, आपने हीलियम के इस मास को भी निकाल कर देखा, आपने इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया 4.0026। उसके बाद जब आप लोग देखोगे इसका डिफरेंस क्या निकल, आपके पास 0.03168 AMU निकल कर आएगा। इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, मास डिफेक्ट बोलने वाले हो। ये मास कम क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पास आता है, जब वो पास आएंगे तो आपके पास कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और जस्ट बिकॉज आपके पास वहां पर कोई और एनर्जी है नहीं, और एनर्जी आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप लोग मास को एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हो। जो आपके पास जो यहाँ पर मास डिफेक्ट देखने को मिला है, ये आपके पास जो मास है ये आपके पास एनर्जी की फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट फैक्टर पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ही है। तो आपके पास यहाँ पर डेल्टा एम निकल गया 0.03168 एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है केजी के अंदर, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स आपके पास ऐसे ही आएंगे। तो आप लोग उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 से। इस कन्वर्जन को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको एटॉमिक मास यूनिट को केजी के अंदर कन्वर्ट करने की बहुत जरूरत पड़ेगी, ताकि आप लोग इसको जूल के अंदर भी कन्वर्ट कर सको। आपको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। तो याद रखना किस तरीके से आप लोग एटॉमिक मास यूनिट को केजी के अंदर कन्वर्ट करते हो, इसकी हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर ही। तो सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी। आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करती है। व्हेन एन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस एनर्जी रिलीज्ड इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी रिलीज होती है तो कैसे होगी, आपके पास नेगेटिव के अंदर होगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखते हैं, पॉजिटिव के अंदर लिखते हैं। इसलिए दिस एनर्जी रिलीज्ड इज इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड, ताकि आपके पास क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। जब भी आपके पास कोई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास आते हैं तो आपके पास जो है कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। एनर्जी रिलीज्ड इज इन द रिजल्ट ऑफ मास लॉस एंड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीजेस। अगर आपके पास मास डिफेक्ट हो रहा है वन एटॉमिक मास यूनिट का, तो इसका मतलब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। और मास का और एनर्जी रिलेशन आपके पास क्या होता है, E इज इक्वल टू mc² होता है। आपके पास क्या होता है, एनर्जी होती है, हमारे पास क्या होता है, मास होता है, आपके पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये 931 कैसे आया है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर क्या लोगे, मास को आप लोग पुट कर दोगे वन एटॉमिक मास यूनिट, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, इस एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट सकते हो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया भी हुआ है। अगर आपके पास मास डिफेक्ट हुआ वन एटॉमिक मास यूनिट का, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसको 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि आप लोग उसको केजी के अंदर कन्वर्ट कर सको। यानी कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया मास हो गया, उसमें मैंने क्या करूंगा, सी की वैल्यू को पुट करूंगा। सी की वैल्यू आपके पास 3 इंटू में 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, उसका मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। पास क्या है, सी है, सी का स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू mc²। मैंने क्या पुट किया है, केजी के अंदर यहाँ पर मैंने पुट किया। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1.67 इंटू में 10 रेज टू 27 इंटू में 3 का स्क्वायर, पास क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 16 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पास क्या होता है, जूल ही होता है। यानी आपके पास क्या निकल गया 15.03 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 जूल। आप लोग यहाँ पर इसको जूल के अंदर भी याद रखना कि अगर आप लोग आपका जो डेल्टा एम है, अगर ये आपके पास वन एटॉमिक मास यूनिट होता है तो आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 15.03 इंटू में 10 रेज टू द पावर -11 जूल रिलीज होती है, इसको भी याद रखना। और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है, इसको भी आप लोग याद रखना। इसका इंटर कन्वर्जन भी आप लोग कर सकते हो। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पास क्या होता है, 1.6 इंटू में 10 रेज टू द पावर -19 जूल होता है। और 1 मेगा में क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू में 10 रेज टू द पावर -13 जूल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पास क्या होता है, 10 रेज टू द पावर -6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो ये सारी के सारी यूनिट कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखनी है। इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन ही याद रखना है। आपके पास क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन के ऊपर ही आया है, इसका मतलब अगर आपके पास इस टॉपिक से ऊपर से
आया है। तो आपके पास यहाँ पर निकल गया जूल के अंदर, अगर आपको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.6 इंटू में 10⁻13 से मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद क्या निकल कर आएगा, E = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आप लोग इसको डिवाइड करके देखिए आपके पास ये निकल कर आएगा। और इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास मास डिफेक्ट 1 AMU का होता है तो आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। अब अगर आपके पास डेल्टा M चेंज होता रहता है तो आप लोग उसके हिसाब से निकाल सकते हो कि आपके पास कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है। लेकिन आपके पास यहाँ पर बन गया एक फॉर्मूला, क्या बन गया, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू में 931। आप लोग कह रहे थे कि जब भी आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में पास आएंगे तो आपके पास कुछ एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी आपके पास कहां से आएगी, तो उसका आपके पास क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। यानी कि आपके मास डिफेक्ट से ही आप लोग क्या निकाल सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी को निकाल सकते हो। मान लेते हैं मास क्या कम हो रहा है, डेल्टा M कम हो रहा है और यही मास आपके पास क्या कन्वर्ट होने वाला है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। आपको पता है कि अगर आपके पास डेल्टा M क्या होता है, 1 AMU होता है तो आपके पास क्या होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि अगर आपके पास ये मास डिफेक्ट x एटॉमिक मास यूनिट हुआ तो आप लोग क्या करोगे, इसको x को मल्टीप्लाई कर दोगे 931 से। 1 AMU में निकली है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपके पास ये डेल्टा M हो गया x तो आप लोग क्या करोगे, उसको x इंटू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दोगे। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू में 931। यूनिट आपके पास यहाँ पर क्या होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। यूनिट्स का आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन आपको यूनिट का ही वो देगा। ऑल्सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय N+P, जो आपके पास यहाँ पर निकल कर आई है उसकी डिवाइड में क्या कर दूं मैं, N+P कर दूं। आपको क्या निकालनी है, पर न्यूक्लियन निकालनी है और टोटल न्यूक्लियन आपके पास क्या होते हैं, N+P ही होता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, N+P से आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। और ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। बात आपके पास वही है, अगर आपके पास डेल्टा M बड़ा होगा यानी कि अगर आपका मास डिफेक्ट बड़ा होगा तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी भी बड़ी हो जाएगी और अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी बड़ी हो जाएगी तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बड़ा हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी आपके पास डेल्टा M के ऊपर भी डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो एक अलग बात है कि आपका जो डेल्टा M है वो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन में रखता है। तो आप लोग याद रखना, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ग्रेटर द मास डिफेक्ट ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको दिखाया, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है CSIR नेट जून 2012 का। फॉर ए गिवन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 आपको रिएक्शन गिवन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेसेस। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो एनर्जी रिलीज होती है आपके पास क्या होती है, मास की डिफेक्ट की वजह से आपके पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब भी आपके पास कोई न्यूट्रॉन आपके प्रोटॉन के पास आएगा तो आपके पास कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि आपको कैसे निकालते हो, आप लोग निकालते हो डेल्टा M के पास क्या होता है, मास डिफेक्ट, इसको क्या करते हो, C² से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपके न्यूक्लियस कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर डेल्टा M निकल कर आएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियस की रिएक्शंस हो रही है उस केस के अंदर आप लोग निकालोगे मास ऑफ रिएक्टेंट और आप यहाँ निकालोगे मास ऑफ निकालोगे प्रोडक्ट, तो हर केस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, मास ऑफ रिएक्टेंट बड़ा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। और क्योंकि आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है और आपके पास क्या होता है, कम होता है, तो जितना मास आपके पास कम हो रहा है सब लोग क्या बोलने वाले हो, डेल्टा M बोलने वाले हो। और उस डेल्टा M को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे C² सब क्या निकालोगे कि कितनी एनर्जी आपके पास यहाँ पर क्या हुई है, रिलीज हुई है। जब भी आपके पास किसी न्यूक्लियस की रिएक्शन होने वाली होती है वहां पर आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है और मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है। उनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट बोलते हो। जो चीजें आपने पढ़ी है पर न्यूट्रॉन आपके पास क्या होती है, यहाँ पर रिएक्शन के अंदर भी वैलिड होती है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। इसको याद रखना, किसमें निकालना है, किलो जूल पर मोल के अंदर निकालना है इस प्रोसेस के लिए। तो पहले आप लोग क्या निकाल लो, मास ऑफ रिएक्टेंट को निकालो, फिर आप लोग क्या निकाल लो, मास ऑफ प्रोडक्ट को निकाल लो, उनको कर दो माइनस क्या निकल जाएगा, डेल्टा M निकल जाएगा एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे मास किसमें गिवन है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही गिवन है। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ पुट किया हुआ है डेल्टा M इज इक्वल टू मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर रिएक्टेंट है इस यहाँ पर क्या है, एक यूरेनियम, आपके पास यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रॉन। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मास ऑफ यूरेनियम प्लस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, मास ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या आपके पास बेरियम का न्यूट्रॉन है, क्या लिखोगे, मास ऑफ बेरियम, यहाँ पर क्या क्रिप्टोन है, क्या लिखोगे, मास ऑफ क्रिप्टोनियम, यहाँ पे क्या लिखोगे, आपके पास 3 न्यूट्रॉन, क्या लिखोगे आप लोग 3 इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद आपको यूरेनियम का मास भी गिवन है, आपको सबकी चीजें मास गिवन है। आप लोग यहाँ से क्या करो, यहाँ से देखकर आप लोग क्या करो, यहाँ पर मास की वैल्यू को पुट कर दो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है और जब लोग करोगे इनको सोल्व, क्या निकल जाएगा पास, डेल्टा M इज इक्वल टू 0.1867 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि ये वैल्यू किसके अंदर निकली है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर निकली है। पर आपको एनर्जी निकालनी है किलो जूल पर मोल के अंदर। पर मोल की बात बाद में करेंगे, पहले निकालते हैं हम लोग किलो जूल के अंदर। तो किलो जूल आप लोग कैसे निकालते हो, आपको पता है कि आपके पास जो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर क्या होता है, आपके पास जूल के बराबर होता है। तो अगर जूल निकल जाएगा तो आप लोग कहाँ निकालोगे, किलो जूल के अंदर भी निकाल लोगे। लेकिन पहले आपको अपने मास को kg के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको जाना है AMU से kg में, लोग क्या करोगे, यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका डेल्टा M किसमें निकल जाएगा, kg के अंदर निकल जाएगा। एक बार ये निकल गया आपके पास kg के अंदर, सुबह मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, उसको C² से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। आपके पास क्या है, मास है kg के अंदर, या आपके पास क्या है, C का स्क्वायर है मीटर पर सेकंड के अंदर। आपको यूनिट निकल जाएगी kg इंटू में मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। इसको आप लोग क्या बोलते हो, जूल ही बोलते हो। और अगर आपको
इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 10 रेज टू दी पावर -3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है मास केजी के अंदर। ये आपके पास क्या है सी का स्क्वायर, मैंने उसको खोल दिया 9 × 10⁻⁶ बन जाएगा। ये आपके पास क्या आपने जूल कन्वर्ट कर दिया किलो जूल के अंदर, और ये आपके पास यहाँ पर क्या है एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है किलो जूल पर मोल के अंदर पूछा गया। अगर अभी आप क्या निकाला है, आपने निकाला सिर्फ और सिर्फ एक यूरेनियम एटम हमारे पास रिएक्शन कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है एक ही न्यूक्लियर है यूरेनियम का। लेकिन आप लोग बात करोगे मोल की तो आप लोग क्या करोगे वहां पर Na से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा इनटू में 6.023 10⁻23 भी करना पड़ेगा। तो अब आपको करनी पड़ेगी इतनी कैलकुलेशन। क्वेश्चन आपके पास किसका है, CSIR नेट का है, और नेट के ऊपर आपके पास कैलकुलेटर तो होता है, तो आप लोग इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आप लोग रफली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग क्या करो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 0.2 लिख दो, इसको आप लोग क्या करो 1.7 लिख दो। पावर्स को आप लोग क्या करो अलग से कैलकुलेट कर लो, और इनको आप लोग क्या करो अलग से मल्टीप्लाई कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करो। आप लोग क्या करो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 0.2 इससे 1.7 से क्या निकल जाएगा, आपके पास 3.4 निकल जाएगा। यहाँ पे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास 6 है, आपके पास क्या है 9 है, 6 × 9 पास क्या होता है 54 होता है। अब आप लोग क्या करो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देख लो, जो भी आपके पास निकल कर आएगा इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। पावर्स को आप लोग यहाँ पर अलग से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो भी आंसर निकल कर आता है उसको आप लोग यहाँ पर देख लो कि आपके पास यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आएगा। जो भी आंसर निकल कर आए उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना। बाकी आप लोग मुझसे पूछते हो उसका आंसर क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन आपके पास आंसर निकल कर आएगा 1.68 इंटू में 10⁻10। आप लोग इसको सोल्व जरूर कर देखना किस तरीके से मैंने यहाँ पर कन्वर्जन किया, उसका भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पास किसका है, CSIR नेट का ही आपके पास एक क्वेश्चन है। किस ईयर का वो मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपके पास CSIR नेट का ही है। क्वेश्चन क्या है, इन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 92 235 एटम द एनर्जी रिलीज्ड इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन 1 डे फ्यूजन ऑफ 1 kg यूरेनियम 235 विल गिव द पावर इन मेगावाट। आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले डरना नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर गिवन, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटे मोटे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं जो फॉर्मूले आपने सीखे थे क्लास 11th के अंदर। आपको गिवन है इन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 92 235 एटम द एनर्जी रिलीज्ड इज 200 मेगावाट। यानी कि अगर आपके पास होता है एक एटम यूरेनियम का तो आपके पास एनर्जी क्या रिलीज हो रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है। आपसे बोला गया है इन 1 डे फ्यूजन ऑफ 1 kg यूरेनियम 235, अगर आप लोग 1 kg यूरेनियम 235 को एक दिन तक अगर आप लोग उसका फ्यूजन करवाओगे तो कितनी पावर जनरेट हो जाती है। तो पहले आप लोग ये निकालो कि आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसको आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है टाइम के साथ। आपके पास क्या निकल जाती है, पावर निकल जाती है। पावर आपके पास क्या होती है, वर्क डन अपॉन में टाइम ही होता है। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, एनर्जी की फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर एनर्जी को निकाल लो। टाइम यहाँ पर कितना गिवन है, 1 डे गिवन है, गिवन आपको 24, यानी कि 24 इंटू में 60 सेकंड आपको यहाँ पर गिवन है। तो टाइम भी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, एनर्जी को निकालना है। और आपको ये भी पता है कि एक एटम यूरेनियम से आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 kg यूरेनियम से कितनी एनर्जी आपके पास रिलीज हो सकती है। तो अगर आप बात कर रहे हो 1 kg यूरेनियम, इसको आप क्या बोल सकते हो 1 इंटू में 10⁻³ ग्राम। आपको पता है कि 1 kg के अंदर आपके पास क्या होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। अगर बात कर रहा हूं 1 kg यूरेनियम, इसको क्या बोल सकते हैं 1 इंटू में 10⁻³ ग्राम यूरेनियम। अगर मुझे इसको चेंज करना है मोल के अंदर तो क्या करूंगा, उसको यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा इसके मोलर मास से। वो गिवन आपको यहाँ पर कितना गिवन है 235 आपको यहाँ पर गिवन। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 235 से क्या निकल जाएगा यहाँ पर मोल के अंदर निकल जाएगा। अब इतने मोल के अंदर पास कितने एटम होते हैं उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको Na के साथ। क्या बन जाएगा पास 1 इंटू में 10⁻³ पहले से था आपके पास, क्या है मोल के अंदर है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, Na के साथ पास क्या निकल जाएंगे, एटम्स निकल जाएंगे यूरेनियम के, कि आपके पास 1 kg यूरेनियम के अंदर पास कितने एटम होते हैं। अब एक एटम से निकली है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने एटम से कितनी एनर्जी निकलेगी। क्लास 10th में भी करते हो कैलकुलेशन, क्लास 5th के अंदर भी करते हो कि एक एटम से निकली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने से आपके पास कितनी निकल जाएगी। तो इतने आपके पास कितनी निकलेगी, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन लिखा हुआ है 5.13 इंटू में 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको गिवन थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, आपके पास निकली किसके अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपके पास निकल गई। आपको पता है कि पावर क्या होती है, आपके पास वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। आपका वर्क डन यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म के अंदर हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, पास एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर ये एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है, और अगर ये टाइम आपके पास सेकंड में होता है, यहाँ क्या होता है, वोट के अंदर निकल कर आती है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे मेगा वोट के अंदर पूछा गया है। तो अगर आपके पास वोट निकल जाएगा तो उससे आप लोग मेगा वोट के अंदर आराम से कन्वर्ट कर लो। पता है कि एक वोट के अंदर आपके पास क्या होता है 10⁻⁻6 मेगा वोट आपके पास होते हैं। तो वोट में पहले निकाल लो, कैसे निकालोगे, आपको ये चाहिए जूल के अंदर, तो आप लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमारे पास कितना जूल होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस एनर्जी के अंदर जो आपके पास यहाँ पर एनर्जी थी 5.13 इंटू में 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको मैंने पहले कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, फिर मैंने यहाँ पर कर दिया इसको मल्टीप्लाई 1.6 इंटू में 10⁻19 जूल से, ताकि आपके पास पूरी किसके अंदर निकल जाए, जूल के अंदर निकल जाए। मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, फिर मैंने इस कन्वर्ट से फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकल पास जूल के अंदर निकल गया। आपको गिवन है कि आपने एक दिन तक उस यूनिट का एटम छोड़ा, यानी कि आपको कितना गिवन है
24 इंटू में 60 इंटू में 60 सेकंड आपको गिवन है। तो आपके पास जो भी पावर निकल कर आएगी, निकल कर आपके पास ये वोट के अंदर निकल कर आएगी। उसके बाद आपके पास जो भी निकल कर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 रेज़ टू द पावर -6 आपको क्या निकल जाएगी, वो मेगा वोट के अंदर निकल जाएगी। और ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आपके पास आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, शायद से 650। मैंने यहाँ पर मुझे श्योर नहीं हूँ कि क्या निकल कर आए, लेकिन शायद आपके पास आंसर निकल जाए 650। जो भी आपका आंसर निकलता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर कमेंट करना, ताकि मेरा आंसर अगर गलत हो तो आप सबको पता चल जाए, मैं बाद में उसको वहाँ पर कमेंट में सही कर दूंगा। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले थर्ड फैक्टर आपके पास क्या होता है, n/p रेशो होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।